दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज अपन वास्तविक संख्याओं के चौथे पार्ट की बात करेंगे, जिसमें अपन प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। इंट्रो करेंगे या उसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एक यह वीडियो देखने से पहले अगर आपने जो भाजकता के नियम वाला वीडियो अपलोड किया था हमने, भाजकता के नियम, द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब उसमें आप ये देखेंगे कि जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हो ना, तो जो जैसे 2 से आपने सबसे पहले भाग देते हो, 3 से देते हो या 5 से, ठीक है। तो ये कैसे कैसे करते हैं, जो चेक करते हैं ना डिविजिबिलिटी, भाजकता चेक कैसे करते हैं कि इसका भाग जाएगा नहीं जाएगा, वो बहुत अच्छे से समझाएगा। एक बार वो जरूर देखना, है ना। उसका लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अच्छा, इसमें अपन अभाज्य गुणनखंड विधि बारे में बात करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, उससे अपन एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या है, ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ही बात करते हैं प्रमेय नंबर 1.2, जिसको हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मतलब ये बेस थ्योरम है अरिथमेटिक्स मैथ्स की, है ना। ये क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलो भाई, व्यक्त किया जा सकता है, पर हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि एक से बड़ी, इसकी अगर डेफिनेशन में लिखूं तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती हो, वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। कैसे भाई? मतलब एक से तो बड़ी होनी चाहिए, पहले इसकी कंडीशन है 1 से बड़ी, और खुद के अलावा और इसमें एक के अलावा किसी का भाग है। एक बात आपको क्लियर कर दे कि जो एक का भाग है ना, सभी संख्या में जाता है। एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, सभी संख्याओं में, सभी प्राकृतिक संख्याओं में जाता है, ठीक है। और दूसरी आपकी कंडीशन रखी थी, वो भी आपको क्लियर कर दे कि खुद का भाग हर संख्या में, या खुद का भाग सभी संख्या में, मतलब जितनी भी संख्या है उनमें खुद का भाग तो जाता ही है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे? एक से बड़ी 2 में एक का भाग जाता है, खुद का जाता है, अन्य किसी का जाता है कि नहीं जाता है? अन्य किसी का नहीं जाता है। 3 में एक का जाता है, 3 का जाता है, और किसी का जाता है? नहीं जाता। अच्छा, 4 देते हैं, 4 में एक का जाता है, 4 का जाता है, उसके अलावा भी 2 का जाता है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 5 सेम कंडीशन, 7 सेम कंडीशन। अच्छा, 9 लेते, 9 में 1 का जाता है, 9 का जाता है, बट 3 का भी तो जाता है, तो ये 9 एक आपका अभाज्य नंबर नहीं होगा। 11 और 1 के अलावा किसी का, 13, ऐसे आप देखते जाओगे तो 17, इस टाइप से आप 100 तक करोगे तो 25 नंबर आपके ऐसे आएंगे। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होती है? जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या, मतलब जैसे 2, 3 या 4, 4 बच गया ना, 4 क्या है? भाज्य संख्या है। अच्छा, एक नंबर और होता है। अच्छा, भाज्य संख्या तो आप मतलब इजीली है, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या है? भाज्य संख्या है। एक और 3 के अलावा भी किसी का भाग जाता हो, भाज्य संख्या। अच्छा, एक और होता है, तीसरा नंबर में बात करूं, ये 2 नंबर पे अपन अभाज्य संख्या पढ़ ली, और तीसरे पे अपन पढ़ते हैं एक और नंबर होता है जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, या हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की बात आई है तो सह अभाज्य पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है कि कोई ऐसी संख्या है जिनका जो उपनिष्ठ गुणनखंड होना वो एक होना चाहिए। कैसे भाई? जैसे मैं 6 और 7 की बात करूं, तो मतलब ऐसा एक संख्या सिर्फ है ना, एक का भाग दोनों में, मतलब ऐसा उपनिष्ठ, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए दूसरी एक के अलावा जिसमें दोनों का भाग जाता हो, जिसका दोनों में भाग जाता हो। मतलब इसमें एक का जाता है, एक का जाता है, अन्य किसी संख्या के दोनों में भाग नहीं जाता है, तो ये एक पेयर हो गया, इसको कहते हैं सहअभाज्य नंबर। जैसे मैं ले लिया 12 और 13, क्या 12 और 13 में एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है दोनों में, ठीक है। तो ऐसी जो भी संख्या है, या जिसका हम कहते हैं कि जो है ना एचसीएफ है, जो एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब एचसीएफ क्या होता है? ऐसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी खाते आएगी उसका जो सबसे कम घात वाला ये कॉमन होना चाहिए, वो एक ही है, ठीक है। तो ऐसे आपका एक है, मसअप एक होना चाहिए, वो आपकी क्या होंगे? सहअभाज्य संख्या होगी। अच्छा, ये जो प्रमेय है, ये अभी ये जो दिए यूक्लिड ने दिए, तो इससे पहले है ना जो इसने एक डिस्पेंस अरिथमेटिक नाम की रचना कर दी, किसने? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। तो इसको इसीलिए इसको हमेशा इसको हम क्या कहते हैं? गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किसको? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है।
यह भी कहती है कि इस गुणनखंडित करते हैं तो अपन को यह ध्यान नहीं देना है कि वो किस ऑर्डर में आ रहा है। गुणनखंड जो हम कर रहे हैं ना, वो किस ऑर्डर में कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने 6 का गुणनखंड किया, प्राइम फैक्टर आए 2 × 3। अब चाहे तुम 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आपके तो आने हैं 6। जैसे मैंने 6 में अगर 3 का पहले दे दिया तो क्या फर्क पड़ गया, 2 बार गया और अब 2 का दे दिया, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि आप सबसे पहले 2 का ही भाग दो। आपको पता चल रहा है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आ रहे तो आपको 5 का भाग जाएगा, तो आप 5 का दो, आपका गलत नहीं होगा। बात समझ में आई? ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बट आप अगर तरीके से करोगे तो आपके गलत होने के चांस कम रहेंगे। आप जो प्राइम नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग करते जाओगे तो गलत होने के चांस कम रहेंगे। चलो आगे देखते क्या है। एचसीएफ और एलसीएम की अगर अपन थोड़ी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम की फुल फॉर्म है क्या होती है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसकी होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, MSP, और एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, LSP, है ना। एलसीएम क्या होता है कि संख्याओं में से प्रत्येक उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड। मतलब अपन अगर किसी का गुणनखंड करेंगे, दो संख्याओं का गुणनखंड करेंगे और उसमें उपनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे कि 2 आया, तो 2 में सबसे छोटी घात वाला कौन सा है वो उसका अभाज्य गुणनखंड में अपन उसके जो एचसीएफ में हम लिखेंगे। और एलसीएम में क्या है, एलसीएम कहता है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेंगे। मतलब अगर कोई अपन 2 संख्याओं का गुणनखंड किया तो उसमें देखेंगे जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसमें उसकी सबसे बड़ी घात को लिखेंगे। इतनी सी बात है। अच्छा, इसको समझते हैं। 6 और 20 का अपन एग्जांपल लेते हैं। यही एग्जांपल जो आपके पीछे दिया हुआ है, अपन 6 का लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अपन 2 का डिवाइड किया, कितने बार किया, 3 बार, और ये 1। फिर अपन 20 का करते हैं। अच्छा, 20 का किया, सबसे पहले आप दे सकते हो, आप 5 का भी दे सकते हो, आप 2 का भी दे सकते हो। अपन 2 का देंगे, फिर 0 आया तो 2 का, कितने बार, 5, और ये 5 और ये 1। चलो अपन लिखते हैं 20 का जो प्राइम फैक्टर आए 2 × 2 × 5, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2 × 5। अच्छा, 6 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 2 × 3। अपन एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ एलसीएम क्या कहता है कि जितने भी आपके संबंध जो प्रत्येक अभाज्य संख्या है, जो भी गुणनखंड है ना अभाज्य, उसकी प्रत्येक की सबसे बड़ी घात लिखनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आया 2, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये वाली 2 की घात 2, तो वो लिख दिया। फिर कितना आया 3, 3 की सबसे बड़ी घात 1, मतलब कुछ नहीं थी 1। फिर कितना आया 5, मतलब 1 को भी छोड़ना नहीं। जितने भी अभाज्य गुणनखंड आपने किए हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर आपके हुए हैं, उन सब को आपको लिखना है। अच्छा, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है कि जो कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन इसमें 2, इसमें भी 2, तो कॉमन में भी जो सबसे छोटी घात होगी, देखो 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 है, तो जो छोटी घात होगी ना वो इसका आपका आंसर आएगा, वो इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लिख सकते हो। ये 2 की पावर 2 होगा, 2 to the power 2 is 4 and 3 12, 12 × 5 60, कितना हो गया 60, और इसका तो आंसर आ गया 2। तो ये एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। एक और इसका थ्योरम है कि यदि अपन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो क्या पता है कितना आएगा, जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है ना उसके मल्टीपल के इक्वल में आएगा। एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल। भाई n1 हमारा 6 है और ये है 20, एचसीएफ आपका आया था 2 और एलसीएम आया था आपका 60। चलो करो इसको, 6 या 26 होता है 120 और 60 × 2 होता है 120, बराबर आया कि नहीं आया, आ गया ना। अच्छा, मैं आपको ऐसे दे दूं, मैं आपको 2 संख्याएं दे दूं और एक का एचसीएफ दे दूं, तो आप एलसीएम निकाल सकते हो ना। मैं ऐसे का ही कहता हूं कि मैंने आपको 2 संख्याएं दे दी और एचसीएफ दे दिया और आपको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है। तो क्या करोगे, एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पे ये निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आप ये 2 इधर भेज दोगे, ये बट्टा में गया 2 और 120 में 2 का भाग दिया, 120 में 2 का भाग दिया, तो एलसीएम आ गया 60। अच्छा, मैं आपको कोई और नंबर देता हूँ, जैसे 12 और 15 दे दिया, मैंने 12 और 15 दे दिया, ठीक है। इसका मैंने आपको एचसीएफ दे दिया, कितना आएगा देखो 3 आएगा ना, मैंने एचसीएफ दे दिया 3, ठीक है, एचसीएफ दे दिया 3 और एलसीएम आपको निकालना है। तो इस 3 को तो इधर भेज दो, इधर भेज दिया तो यहाँ क्या आ गया बट्टा में, और देखो ये 5 टाइम्स और एलसीएम कितना आ गया 60। बात सुन भाई। तो अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक नंबर दे तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों ने में एक नंबर दे तो आप इसका दूसरा नंबर निकाल सकते हो। तो इस टाइप से अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, यदि 6 × 72 × 120 का जो मल्टीपल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर नहीं होगा। यस, ये बात बहुत समझने की बात है कि यदि 2 संख्याओं का अपन गुणा करें तो उनका जो मल्टीपल है वो एलसीएम × एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर आता है। पर यदि हम 3 नंबर का मल्टीपल करें तो जो ये एलसीएम और एचसीएफ आएगा ना, एचसीएफ आएगा, उसके बराबर नहीं होगा, उसके बराबर नहीं होगा। ये बहुत ही समझने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है। ओके,
अपन मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, ये गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है इसका, देखिए आपको फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो सबसे पहले 0 आ रहा है, मैं आपको साथ साथ में नियम भी बता जाऊंगा। इसमें आप सबसे पहले 5 का भाग दे सकते हो, 2 का दे सकते हो। तो मैंने दिया 2 का आया 70, फिर 0 आ रहा है, मैं 5 का भी दे सकता हूं, पर मैं 2 का देता हूं क्योंकि मुझे एक प्रोसेस से ही चलना है। फिर 5 आया, मैं 5 का दूंगा। कितना आया, मैं 3 का चेक करूंगा पहले, 5 3 8 होते, 8 में 3 का नहीं जाता है तो हम 5 का देंगे। कितना, 7। तो ये लो 7 का, 7 में 1 टाइम्स। ओके, तो इसको हम अगर लिखेंगे 140 के जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। ओके, दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, 156 आ रहा है ना। पीछे अगर सम संख्या या 0 2 4 6 एंड 8 में से कोई हो तो उसमें 2 का भाग, या जो भी इवन नंबर है उसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देखो, 15 में 2 का दिया 7 बार, पीछे बचा 1 हो गई है 16, 16 में दिया 2 का 8 बार, पीछे 8 आ रहे मतलब ये सम संख्या है, 2 का जाएगा। देखो 2 का 7 में दिया कितने बार, 3 टाइम्स, पीछे बचा 1 18 हो गया 6 टाइम्स, फिर 2 का जाएगा। 18 में 9 टाइम्स है ना, 18 में 9, 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा। क्यों भाई, 13 दिया 39, 13 3 जा 39, तो ये हो गया 13 बार, और यहाँ पे लिख दिया हमने 13, और ये हो गया 1। ठीक, तो अपन इसको 156 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये आ गया आपके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है ऐसे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, 3825 है ना, तो ये लिख दिया 3825। तो देखो सबसे पहले आप इसमें आप 5 का डिवाइड कर सकते हो, 3 का कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, मुझे अगर ऐसा इजी लगेगा ना तो मैं 5 का दूंगा। देखो आप 5 7 जा 35, या 7 5 35, पीछे कितने बचे 3 32, 5 6 जा 30, 5 6 30 है ना, पीछे कितने बचे 2 25, 5 5 जा 25, 5 6 25 है ना। फिर आ रहा है, मैं 5 का दूंगा। मैं यहाँ पे 3 का दे सकता था, ऊपर भी दे सकता था, ठीक है, पर मैं 3 का ना देकर सीधा 5 का दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ईजी लग रहा है। यहाँ पे 1, पीछे बचा 2 है ना, 2 बचा ना, 5 7 2 26 में दिया मैंने 5 बार, पीछे बचा 1 15, और ये गया 3 बार। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे मुझे 5 बार नहीं जा रहा है, तो अपन 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 5 और 1 6 और 3 9, 9 में 3 का जाता है तो इसमें भी जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 का देता हूँ। कितना हो गया, 5 और ये 1, 5 दिया 15 और 1 जा रहा है। देखो इसमें वापस 3 का देखो जा रहा है, तो मैं वापस 3 का दूंगा। कितने बार गया, 17 दिया 51, और ये दिया 17 और 1। ठीक है, तो ये आपके 38 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये आपका हो गया आंसर। चलो इसका करते हैं 5005। इसका अपन अगर करेंगे तो सबसे पहले मैं दे रहा हूँ 5 का है ना। 5 का देखो 5 में 1 बार, ये 0 0 और 1, और किसी का जा रहा है इसमें देखो 1 2, मतलब इसका किसका जाएगा, 11 का देखो 0, सम संख्याओं का योग 11 का जाएगा। किसका जाएगा, 11 का जाएगा। ठीक है, 11 का क्या, यहाँ पे कितना बार, 9 बार, और पीछे बचा 1 और हो गए 1 बार, 91 में किसका जाता है, 13 का जाता है। किसका जाता है, 13 का जाता है। तो 13 7 91, फिर 7 का जा रहा है। यहाँ पे अपन 7 का दे सकते थे पर नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखो मैंने यहाँ क्या किया, हो सकता है मुझे भी एकदम पता नहीं चल रहा हो। देखो 11 का रूल अगर पता है, 11 का रूल कहता है कि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग बराबर होना चाहिए। आपका नंबर था ये, देखो ये एक नंबर पे और तीसरे नंबर पे कितना हो रहा है 1, और 0 कितना हो रहा है 1, और दूसरे और चौथे का अगर जोड़ किया तो कितना आ रहा है 1। ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं ना तो इसमें 11 का भाग जाएगा। बस इतना सा तो रूल था, और वो मेरे एकदम दिमाग में आएगा। अच्छा ये चेक कर दिया मैंने, बात आपके एकदम इजी हो गया ना, 11 का सीधा भाग दिया और इजी हो गया। तो कई बार आपको ये भाजकता के नियम आते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है ना, आप अटके हुए भी हो ना, वहाँ पे आपका सही होना चाहिए। तो इसलिए भाजकता के नियम आना बहुत जरूरी है, और भाजकता का जो वीडियो मैंने डाला है वो जरूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो जो मैंने क्वेश्चन किया, ये थोड़ा सा आप जब आप नोटबुक में लिखोगे, वो समझाना था नोटबुक में कैसे लिखना है, वो इस टाइप से आप कर देना। 140 का जब हम किया, 156 का किया तो 2 इंटू 2 इंटू ये 3 इंटू 13 आ गया आपका, है ना, इस टाइप से आप कर देना। फिर अपने 38 25 का किया तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। हमने क्या किया था, 5 का पहले दिया था। यहाँ पे देखो ये 3 का क्यों दिया, देखो 3 और 8 कितने होते हैं 11, 11 और 2 हो गए 13 और 5 18। इनका योग करते हैं तो आता है 18, 18 में 3 का जाता है, इसीलिए इस नंबर में भी 3 का जाएगा, है ना। फिर देखा 1 और 2 3, 3 और 7 10, और 10 और 5 15, 15 में जाता है 3 का, इसलिए हमने इस नंबर में 3 का दिया। फिर 5 आ रहा है, फिर देखा 5 4 और 2 6 और 5 11 में नहीं जाता, फिर 5 का दिया, है ना, इस टाइप से दिए।
यहाँ देखो सबसे पहले 5 का दिया, अब मैं 7 का चला गया। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं कि ये ना इसको आप डबल करो और इसमें से घटा दो। 100 में से 2 गया 98, ठीक है। तो मैंने 7 की चेक नहीं की, मैं सीधा 11 पे चला गया। 98 आएगा, 98 में 7 का जाता है, इसीलिए मैंने इसमें 7 का दिया था, यहाँ पे 7 का दिया। वहाँ पे मुझे 11 का पता चल गया, पहले मुझे 11 का दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसका पहले दे रहे हो। ओके, अब बात करते हैं 7429। ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने सीधा इसको कर दिया है। आप 13 के बाद सीधा आपका 17 ही आएगा और 17 का आप भाग देखो। अब अगर एक बार आपने ना 17 का दे दिया है ना, मतलब आपने 13 तक चेक कर ली, तो फिर क्या होगा कि आप इसके पीछे वाले नंबरों को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आगे ही बढ़ोगे। आपने 19 का दे दिया तो आपको पता है कि 17 का तो जाएगा नहीं, तभी तो हमने 19 का किया है। 19 के बाद हम क्या करेंगे 23 का, मतलब कोई भी नंबर अगर अपन ऑर्डर से आगे प्राइम नंबर के ऑर्डर से अगर करते हैं, जैसे मैंने ये 12 का दिया, ठीक है, मान लो 12 नंबर लिया मैंने, सबसे पहले 2 का दिया गया 6 बार, अब मैंने 2 का दिया 3 बार, अब मैं 2 का चेक थोड़ी करूंगा, 2 का नहीं जा रहा तभी तो मैं 3 का चेक करूंगा, ठीक है। तो मतलब अगर अपन ऐसे ऑर्डर से बढ़ेंगे, बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेंगे, तो हमें गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे और हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सभी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ आगे वाले नंबरों की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आई? चलो आज की वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो और बात करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसकी जांच कैसे करते हैं, जो आपने अभी इंट्रो में पढ़ा था उस बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।